भारतीय कृषि में जब उर्वरकों की बात होगी तो वहां पर यूरिया एक प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। भारत में यूरिया का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में यूरिया की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत एक यूरिया संकट की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या है आंकड़े, तो एक नजर इन पर डालते हैं और क्या है इस संकट का कारण उसको भी समझते हैं। क्या भविष्य की राह हो सकती है, किस ओर ये संकट इशारा कर रहा है, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल आंकड़े ये कहते हैं कि मार्च अप्रैल 2024-25 में यूरिया की जो बिक्री है वो 38.8 मिलियन टन और 2025-26 में ये पहुंच जाएगी लगभग 40 मिलियन टन तक। यानी कि ये इशारा कर रहा है कि यूरिया की मांग, यूरिया की जो खपत है वो किस गति से बढ़ रही है। लेकिन भविष्य में इस गति से इसकी खपत बढ़ने की वजह से जो कमी है उस कमी की आशंका की तरफ ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं। क्योंकि खपत तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस मात्रा में क्या इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी पक्षों को आज हम समझते हैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के आलोक में ही। ये एक हालिया रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया है कि यूरिया की खपत जिस तेजी से बढ़ रही है, घरेलू उत्पादन उस कदर इसका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार जो दोनों के बीच का मार्जिन है वो बढ़ रहा है। और ये मार्जिन किस तरफ इशारा कर रहा है, तो ये मार्जिन इशारा कर रहा है कि यूरिया संकट की तरफ जो है वो भारत बढ़ रहा है। यानी एक समय ऐसा आएगा कि जिस कदर भारतीय किसानों की डिपेंडेंसी यूरिया के ऊपर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अब देखिए, वर्तमान स्थिति की अगर बात हम करें तो जैसा कि आपको शुरू में ही आंकड़ा बताया गया कि 2024-25 में 38.8 मिलियन टन जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट जाएगा जिस गति से ये खपत बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि 2025-26 में 40 मिलियन टन का अनुमान है और आगे जाएंगे। अब 2030 तक की बात की जा रही है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ये 45 मिलियन टन हो जाएगा। ये डिमांड, ये खपत अगर इसी गति से बढ़ती रही तो। अब देखिए 2010 1990 की अगर बात कर लें तो 1990-91 में ये खपत कितनी थी, मात्र 14 मिलियन टन थी। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर 1990-91 के एक दशक बाद, अगर फिर 2 दशक बाद आप चले आइए 2010-11 तक आप चले आइए तो वहां पर आप 28.1 मिलियन टन पाएंगे। ये स्पीड आप देख रहे हैं बढ़ी है कैसे। उसके बाद फिर आप 2013-14 में ही जब जाएंगे तो फिर यहां पर ये बढ़कर 28 से 30 हो गया। यानी कि 30.6 था, 30.6 मिलियन टन तक हो गया। फिर अगर 2017-18 में आप आएंगे तो खपत 2017-18 में आपको थोड़ी सी घटती हुई जरूर दिखाई देती है। 2017-18 एक ऐसा वर्ष था जहां पर ये थोड़ी सी घटती हुई खपत दिखाई देती है। लेकिन 2020-21 में फिर से ये बढ़कर 35 मिलियन टन हो जाता है। तो 2020-21 में फिर किस पर पहुंच गया, 35 मिलियन टन पर पहुंच गया। और फिर आप देखेंगे 2030 तक ये कहा जा रहा है कि यही आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, 45 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो जिस कदर इसकी डिमांड बढ़ रही है ये यूरिया संकट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस संकट का, इस डिमांड बढ़ने का कारण क्या है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण जो है इसकी जो कीमत है, यानी कि एमआरपी है। अब इस चीज का जो एमआरपी तय किया गया है, यानी मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस तय किया गया है वो कम है। अगर दूसरे आप अन्य उर्वरकों की तरफ अगर आप देखेंगे, इसकी एमआरपी लगभग 5628 प्रति टन, इसकी लगभग इतने रुपए आपको दिखाई देता है, जो कि नीम कोटेड यूरिया होता है। अब अगर अन्य यूरिया से आप तुलना करें, यूरिया नहीं, अन्य उर्वरकों से अगर तुलना करें आप, तो जैसे एसएसपी हो गया, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, उसकी अगर आप कीमत देखें तो एसएसपी की कीमत कितनी है, सिंगल सुपर फास्फेट की कीमत है लगभग 11,500 से, मतलब 11,500 से लेकर 12,000 तक रुपए तक इसकी कीमत है। ये हो गई एसएसपी की कीमत। इसी तरह से दूसरा, अगर आप प्रति टन ये कीमत बताई जा रही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह से डीएपी की कीमत आप देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है वो लगभग 27,000 प्रति टन है। तो डीएपी आप देख रहे हैं वो भी इससे महंगा है। वो कितना है, तो 27,000 रुपए प्रति टन उसकी भी कीमत है। इसी तरह से एक अन्य उर्वरक होता है एमओपी। एमओपी की भी अगर कीमत देखेंगे आप तो लगभग 36,000 प्रति टन एमओपी की कीमत है, यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटाश जिसको कहा जाता है, जिसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये अगर आप चाहे आप एसएसपी देख लें, डीएपी देख लें या एमएपी देख लें, सबकी कीमत जो है क्या है, इससे ज्यादा है। और इसकी कीमत जैसा कि आप देख रहे थे इन लोगों की तुलना में, इन उर्वरकों की तुलना में कम है, जो कि लगभग 5600 के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि जो एमआरपी है वो, इसकी एमआरपी क्या है, लो है। और इसमें जो पाया जाता है तत्व वो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है।
अब एक तो ये सस्ता है, और सस्ता होने के अलावा इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जो कि सबसे ज्यादा फसल के लिए जरूरत होती है, पौधों के लिए सबसे जरूरी तत्व जो है वो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सस्ता भी है और सबसे जरूरी तत्व जो चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, वो इसमें उपलब्ध भी है। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ साथ जो किसानों को जिन खेती को, मतलब जिन हम कह सकते हैं, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, हरी सब्जियां हो, जिन फसलों को उगाने की एक आदत पड़ी हुई है, एक ट्रेडिशनल हम जिन फसलों को कह सकते हैं, उन फसलों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लविंग उन फसलों को कहा जाता है। यानी कि उन फसलों को नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा प्रेम है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी दशा में इसकी डिमांड कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पहला तो एक ये आपको कारण दिख रहा है, सस्ता भी है और किसानों के लिए जरूरी भी है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसकी वजह से ये अधिक डिमांड इसकी हमेशा बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि कम खपत के लिए क्या प्रयास नहीं हुए? तो बिल्कुल प्रयास हुए। आपको पता होगा कि कम खपत के लिए सबसे पहले प्रयास क्या हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2015 में ही नीम कोटेड यूरिया ये लाया गया। नीम कोटेड किया गया, यानी कि नीम का जो तेल होता है उससे कोटिंग की गई यूरिया की, ताकि यूरिया की रिलीजिंग कम हो, जिससे कि उसकी खपत कम होगी। यानी कि कम रिलीज होगा यूरिया, जिससे कि उसकी मात्रा कम भले ही रिलीज होगी, लेकिन उसका असर ठीक ठाक रहेगा। इससे फसलों को नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा, फायदेमंद भी रहेगा ये। तो नीम कोटिंग जो हम कह सकते हैं जो यूरिया है, उसका इस्तेमाल इसी चीज के को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 2015 से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसके भी बहुत हम कह सकते हैं कि बढ़िया परिणाम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जो था कि इसकी खपत कम हो जाएगी, उस खपत पर असर नहीं पड़ा। हालांकि इसके अन्य फायदे दिखाई दिए। फिर दिमाग लगाया गया, तो फिर क्या किया गया कि इसके जो पैकेट होते थे यूरिया के, वो जो है पहले 50 की जो केजी की जो पैकेट है, उसको थोड़ा कम कर दिया गया, उसको 45 केजी का कर दिया गया, ताकि इससे क्या हो सके। अच्छा, नीम कोटेड जो यूरिया था, इसका इसलिए भी इसको नीम कोटेड किया गया ताकि यूरिया का इस्तेमाल जो हो रहा था वो केवल कृषि में ही हो सके, अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। दूसरा है कि पैकेट को छोटा कर दिया गया। कई बार क्या होता है कि आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही खर्च करेंगे। छोटे पैकेट में होता है, कई बार आप बड़ा पैकेट ले आते हैं तो इस्तेमाल आपकी चीजें कम होती है, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो इसको भी वेस्टेज बचाने के लिए और खपत जो है कम हो, इसके लिए ये भी किया गया कि 2018 से ये तकनीक भी अपनाई गई कि पैकेट ही छोटा कर दिया जाए। इसका भी लेकिन बहुत व्यापक असर दिखाई नहीं दिया, डिमांड में किसी तरह की कोई खपत में कोई कमी दिखाई नहीं दी। अब नैनो यूरिया, इसका कॉन्सेप्ट 2021 में आता है। 2021 में क्या हुआ? नैनो यूरिया तीसरा आपका हम कह सकते हैं इसी दिशा में एक अन्य प्रयास हुआ। अब नैनो यूरिया से क्या हुआ, यानी कि यूरिया के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप आप कह सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो नैनो यूरिया जो कि इफ्को ने तरल स्वरूप मतलब लिक्विड फॉर्म में उसमें लाया गया, ताकि अधिक प्रभावी यूरिया, ज्यादा इफेक्ट उसका हो। तो सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो नैनो यूरिया है वो इफेक्टिव दिखाई दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका इफेक्ट उतना नहीं हुआ, इसलिए ये भी बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। अब इसके अलावा एक प्रयास और भी जारी है। ये भी कोशिश की जा रही है कि पॉलिसी लेवल पर ही कुछ कोशिश की जाए। कुछ लोगों ने यह सलाह दिया कि इसकी कीमत ही बढ़ा दी जाए, लेकिन कीमत बढ़ाना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे भार एटलीस्ट किसानों के ऊपर ही आएगा। और विशेष तौर पर जो सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, गरीब किसान है, उनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगर कीमत एक बाइक एक ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो यूरिया हो सकता है तो उत्साहित हो जाए वो, लेकिन धनी किसान के ऊपर तो असर पड़ेगा नहीं, उसका सीधा तौर पर प्रत्यक्ष असर गरीब किसान के ऊपर पड़ेगा। तो कीमत बढ़ाना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो खपत में स्थायी कमी इन प्रयासों से नहीं हो पाई। किसानों की निर्भरता अभी भी यूरिया पर बनी हुई है। वर्तमान उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करेंगे हम, तो उसको भी देख लेते हैं कि अब निर्भरता तो हमारी बनी हुई है, लेकिन हम क्या प्रोडक्शन कर पा रहे हैं इस तरीके से? अगर प्रोडक्शन हम कर पाते तो इस निर्भरता से भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और वर्तमान में जो उत्पादन क्षमता हमारी है वो कितनी है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 2019-20 में हमने 24.5 मिलियन टन हमने क्या किया, घरेलू प्रोडक्शन हमारा हुआ। 2023-24 में 31.4 मिलियन टन हुआ, जो कि हमारा पीक था। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमने घरेलू प्रोडक्शन के तौर पर 2023-24 में किया था। उसके बाद 2024-25 में ये फिर घट गया और 30.6 मिलियन टन ही रहा। 2025 में आप देखिए अप्रैल से सितंबर में पिछले साल की तुलना में 5.6% कम प्रोडक्शन हम कर पाए। अब इस तरह से जब प्रोडक्शन में और खपत में जब अंतर देखेंगे, उसका मार्जिन देखेंगे आप, तो लगभग 10 मिलियन टन का आपको मार्जिन दिखाई देगा। तो ये जो 10 मिलियन टन का मार्जिन है, यानी कि अगर फिलहाल अगर आप देखें तो 30 से 31 मिलियन टन ही हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, मोटा मोटी 30 से 31 के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। लेकिन अगर अगले साल तक जो अनुमान बताया गया है
वो क्या कहा गया है कि वो हमारी जो घरेलू खपत है वो 2025-26 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 40 मिलियन टन हो जाएगी, और प्रोडक्शन हमारा हो रहा है 30 मिलियन टन। तो ऐसे में जो 10 मिलियन टन का मार्जिन है ये हम कहाँ से लाएंगे, तो अंत में हम चले जाएंगे, फिर हम आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी, दूसरे देशों से हम क्या करेंगे, हम फिर आयात करेंगे, और इस तरह से ये हमारा जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक अन्य उपाय ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्शन की इकाइयां हैं उनको बढ़ाया जाए। तो इकाइयां बढ़ाई गई, ऐसा नहीं है कि इकाइयां नहीं बढ़ाई गई, बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं कि जो नई खोली गई। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ इकाइयां बंद भी हुई तो कुछ इकाइयां खोली भी गई। जैसे 6 नई इकाइयां स्थापित की गई, जिसमें गडेपान 3 राजस्थान की इकाई जो है वो खोली गई, राजगुंडम तेलंगाना में वो इकाई खोली गई, इसके अलावा पनागढ़ पश्चिम बंगाल में इकाई खोली गई, गोरखपुर यूपी में एक इकाई हिंदुस्तान उर्वरक करके है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन करके है, बरौनी बिहार में भी इसी को खोला गया, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन को, सिंदरी झारखंड में खोला गया। तो इस तरह से जो 6 नई इकाइयां स्थापित हुई, लेकिन कुछ बंद भी इकाइयां हुई। जैसे नागार्जुन फर्टिलाइजर काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में थी, 1.2 मिलियन टन जो प्रोडक्शन करती थी वो बंद हुई। कानपुर फर्टिलाइजर्स जो पांकी में थी, यूपी में थी, 0.7 मिलियन टन जो प्रोडक्शन जिसकी क्षमता थी वो बंद हुई। तो नई इकाइयां जो है वो और या तो खोली जाए, एक सोल्यूशन ये हो सकता है, और पुरानी इकाइयां जो बड़ी इकाइयां बंद हुई उनकी क्षतिपूर्ति उसके माध्यम से किया जा सके। साथ ही साथ आपको क्या लगता है दूसरे क्या उपाय हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस इम्बैलेंस को किस तरह से पाटा जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा में आपको मेंस परीक्षा के लिहाज से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में वर्तमान यूरिया संकट को देखते हुए आपको क्या संभावित उपाय नजर आते हैं। तो आप अपने संभावित उपाय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब प्रश्न आज का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके सामने हम रखते हैं और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। 2025-26 में यूरिया की खपत या कंजम्पशन किस स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प क्या है? 35 मिलियन टन, 40 मिलियन टन, 42 मिलियन टन या 45 मिलियन टन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।